उस औरत के पास ना कोई सियासी ओहदा था और ना कोई फौजी ओहदा, लेकिन इसके बावजूद उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था। उन्हें अखबार पाकिस्तान की मलका क्यों कहते थे। वो मुजरिमों को मुआफ़ी और ताजरों को इजाज़तनामे कैसे दिलवाती थी। और सबसे बढ़कर वो मुल्क के दिफा और सालमियत के लिए इतना बड़ा ख़तरा कैसे बन गई कि उस पर पहरे लगाने पड़े। पाकिस्तान की तारीख के एक हैरत अंगेज़ किरदार के बारे में इन सवालात के जवाब जानने के लिए तारीख की गुंजलक राहदारियों में हमें सफ़र करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुई। बचपन में वो स्कूल जाती रही लेकिन मैट्रिक नहीं कर सकी। उसके बाद उनकी शादी एक पुलिस अफसर के साथ कर दी गई। ये शादी कुछ अरसा चली और उनके 6 बच्चे पैदा हो गए। यहाँ तक तो हालात बिल्कुल ठीक चलते रहे, लेकिन अचानक इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये 1960s के अवाइल का ज़माना है। अकलीम अख्तर अपने शोहर के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहलकदमी कर रही। दस्तूर के मुताबिक उन्होंने बुर्का भी पहना हुआ है। अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आता है। अकलीम अख्तर ठंडी हवा के झोंके के लम्स को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए बुर्का उठा दे। अकलीम अख्तर ने इस वाक़े के बारे में 2002 में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब ठंडी हवा का झोंका आया तो उन्होंने ठंडी हवा के झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए कुछ देर के लिए नकाब उठा दिया। उनके शौहर को ये बात पसंद नहीं आई कि उनकी 6 बच्चों की माँ सड़क पर ऐसे चेहरा उरियाँ करे। चुनाचा उन्होंने सख्त डांट पिलाई और न सिर्फ डांट पिलाई बल्कि उसके साथ अपनी पुलिस स्टिक से उन्हें ठोका भी दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि यही वो लम्हा था जब उनके अंदर बगावत का शोला भड़क गया। शोहर की डांट डपट में उन्हें वो जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने बुर्का वहीं नोच कर फेंक दिया। अकलीम अख्तर ने उसी वक्त तहैया कर लिया कि अब वो किसी खावन की बीवी बनकर नहीं रहेंगी बल्कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगी जहां उन्हें कोई रोक टोक ना हो। अब हम आपको एक और मंजर की तरफ लेकर जा रहे हैं। शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। दौरा मुकम्मल हो गया और उनकी वापसी का वक्त आ गया, लेकिन सदर याह्या खान अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहे। प्रोटोकॉल का निहायत संगीन मसला पैदा हो रहा है क्योंकि याह्या खान के बेडरूम में दाखिल होने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बेती में ये वाकया कुछ यूं बयान किया है। आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंग रलियां मनाते पाया। खुद रानी को उस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और उन्हें लेकर बाहर आई। ये मशहूर मारूफ गुलकारा कौन थी, ये भी आपको वीडियो के आखिर तक मालूम हो जाएगा। ये अकलीम अख्तर आखिर कौन थी? इन्हें अपने वक्त की सबसे ताकतवर तरीन और पाकिस्तान की तारीख की ताकतवर तरीन खातीन में से एक क्यों कहा जाता है? न इनका ताल्लुक सियासत से था, न फौज से था, न ये अदब या शोबिस से कोई ताल्लुक रखते, लेकिन इसके बावजूद इस कदर ताकतवर क्यों थी? इस अजीब व गरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन मुल्क के गोशे गोशे में ये जनरल रानी के नाम से मशहूर। जनरल रानी की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के सामने हथियार डाल दिए तो जनरल रानी को नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि ये खतरा था कि अगर उनके सीने में मौजूद अहम तरीन राज अफशा हो जाएं तो सियासी मंजरनामे पर कयामत आ जानी। जनरल रानी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को उन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खावंद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे अंदाज़ा हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और वो ये भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ज़रूरत उतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने ताकतवर मर्दों की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक एजेंसी खोली जिसमें कई खूबरू लड़कियां काम करती थी, जिनमें शोबिस की नाकाम अदाकाराएँ भी शामिल थी। उसी दौरान याह्या खान और जनरल रानी के सितारे टकरा गए। ये मुलाकात कैसे हुई इसके बारे में कंफर्म कुछ मालूम नहीं, लेकिन याह्या खान कहते हैं कि वो जनरल रानी को तब से जानते हैं जब उनके वालिद की पोस्टिंग गुजरात में हुई, जबकि
जनरल रानी कहती है कि वो याह्या खान से पहली दफ़ा शराब व कबाब की एक महफिल में मिली थी। सरदार चौधरी ने लिखा है कि दोनों पहली दफ़ा सियालकोट में मिले थे, जहां जनरल रानी CMH में एडमिट। मुलाकात चाहे जैसे भी हुई हो, उसके बाद जनरल रानी और याह्या खान के बीच कुर्बतें बढ़ने लगी। हत्ता कि सरदार चौधरी के मुताबिक 1965 की जंग में जब याह्या खान जूड़ियाँ सेक्टर के इंचार्ज थे, तब भी जंग के बीच गोलों की दिना दिन से उकता कर थक कर वो जनरल रानी की कुर्बत में कुछ लम्हे आराम के गुजारने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर में चले जाते। याह्या खान जब मुल्क के सदर और स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए तो जनरल रानी की भी किस्मत के सितारे बुलंद होने लगे। ये वो ज़माना था जिन दिनों अखबारात में अकलीम अख्तर को जनरल रानी के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा जाता है कि अकलीम अख्तर को जनरल रानी का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। कहा जाता है कि बेशुमार गुलकारों और अदाकारों की मुलाकात जनरल याह्या से जनरल रानी ने कराई, लेकिन जिस खास शख्सियत की मुलाकात बेगम अकलीम अख्तर ने जनरल याह्या खान के साथ करवाई वो थी मैडम नूर जहां। याह्या खान को मैडम नूर जहां की आवाज़ बहुत पसंद थी। एक रात उन्होंने नूर जहां का कोई गीत सुनने की फरमाइश की तो जनरल रानी ने याह्या खान से कहा कि आप गीत की बात करते हैं, मैं मैडम नूर जहां को ही आपके पास लेकर आऊंगी। और कुछ दिनों बाद उन्होंने मैडम नूर जहां और याह्या खान की मुलाकात कराई। याद रहे कि ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। याह्या खान बासलाहियत और ज़हीन अफसर, वो दूसरी जंग अज़ीम में बहरे रूम में लड़ रहे थे और जर्मन फौज के हाथों गिरफ्तार भी हुए। उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र तरीन मेजर जनरल थे। पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में भी उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। ताहम शराब व शबाब की आदत ने याह्या खान को बिल्कुल अपाहिज बनाकर रख दिया। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए कि जब पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन और नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था तो उसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसको फ़हम फरासत से तो दूर दूर तक का इलाका नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने होशो हवास से भी बेगाना था। साबिक IG पंजाब राव रशीद ने अपनी किताब जो मैंने देखा है में लिखा है कि जब मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी उरूज पर थी, उस वक्त याह्या खान पेशावर में सरकारी खर्च पर तैयार शुदा अपने बंगले का इफ्तिताह कर रहे थे। जाहिर है उस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक। आगे का हाल भी राव साहिब की ज़बानी ही सुनिए। स्विमिंग पूल के सामने रात के 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ा हाउ हू होता रहा। तुर्क लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पेशावर का एक जर्मन जोड़ा था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और उसके मुतालिक मशहूर था कि वो CIA की एजेंट है। वो बिकिनी पहनकर सबके साथ नहा रही। इस तारीखी किरदार के बारे में वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक। खेल ये था कि उस मोहतरमा को जनरल साहब उठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे, वो फिर बाहर निकलती थी, कह लगते थे। ये उस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फौजी मारे जा रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूँकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज। जनरल याह्या खान के इक़्तिदार के जवाल के साथ जनरल रानी का सितारा भी गहना गया। उन्हें नज़रबंद करके कैद कर दिया गया। मशहूर वकील SM ज़फ़र ने उनका मुकदमा लड़ा और उन्हें कैद से रहाई दिलवाई। SM ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में जनरल रानी के एक खत का हवाला देते हुए लिखते हैं, जिसमें जनरल रानी SM ज़फ़र से कहती हैं कि मेरी दोस्ती याह्या खान से ज़्यादा तो भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे। मैं उनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा भी कई पर्दा नशीनों को खौफ था कि कहीं जनरल रानी उनके राज अफशा ना करे। सरदार मोहम्मद चौधरी इस हवाले से लिखते हैं कि जनरल रानी के पास याह्या खान और उनके साथियों के बारे में मालूमात का तूमार था। उसके बकौल याह्या खान ने नवंबर 1968 से ही इक़्तिदार पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी। वो फौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नैलों की रंगरलियों, स्मगलिंग, जरंदोजी और दीगर करतूतों पर मबनी बहुत सी कहानियों से वाकिफ थी। चौधरी साहब की मालूमात पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने ही करीबन 28 दिनों तक जनरल रानी से पूछगछ की। जनरल याह्या खान के इक़्तिदार के खात्मे के बाद जनरल रानी की ताकत भी ख़त्म होती रही।
اور وہ اپنی اہمیت ہوتی رہی اور آخرکار 2002 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ہم اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر اس دن مال روڈ پر ہوا کا وہ تیز جھونکا نہیں چلتا تو کیا پاکستان کی تاریخ اس قدر رنگین اور سنگین ہوتی؟ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ